बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद अफनान खान MAK MBBS स्टूडेंट और आप देख रहे हैं एजुकेटेरिया बाई MAK। पिछले कई दिनों से न्यू फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है और पूछते हैं कि मॉड्यूलर सिस्टम क्या होता है, अस्पी किसे कहती है, ब्लॉक क्या होता है और फिर क्लास की क्या अहमियत होती है, किताब को किस तरह पढ़ा जाए, स्टडी कैसे मैनेज कर जाए, क्या टीचर से क्लास में कुछ सीखा जाता है या फिर सब कुछ ऑनलाइन टीचर से सीखना होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का शिकार हैं। तो इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे, हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझने और समझाने की कोशिश करेंगे ताकि फिर आखिर तक आप कंफ्यूजन का शिकार ना रहे। क्योंकि जब मेरी एडमिशन हुई थी तो फिर मैं भी उस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, परेशान था कि मैं क्या करूं, इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, मैं कहाँ से कर लूँ और किस तरह मैं उनको स्टडी करूँ। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के बाद आपको इस तरह किसी किस्म की कंफ्यूजन फिर नहीं होगी और आपको एक सही रास्ता मालूम हो जाएगा जिस पर चलते हुए आप ये सेशन सही से इख्तिताम तक पहुँच सकोगे। क्योंकि अगर आपको एक दफ़ा इन चीज़ों का पता ना चले फिर साल के आखिर तक आप कंफ्यूज रहते हैं कि एक तो स्टडी का फिर टेंशन होता है और फिर गाइडेंस ना होने की वजह से आप मज़ीद परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप तमाम न्यू फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स को और BDS स्टूडेंट्स को भी दिल की अतागे हराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको इस फील्ड में आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। बेशक आपने बहुत अजीम काम का अपने लिए इंतखाब किया है, यानी आपने इंसानों के जख्मों पर मरहम लगाने का इंतखाब किया है, इंसानों के दुख दर्द को कम करने का इंतखाब किया है। यकीनन ये बहुत बड़ा काम है और ये खुश नसीब लोगों को ये खिदमत मिल जाती है, ये सादत मिल जाती है, तब सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि एक चीज़ आप अपने माइंड से निकालें। वो चीज़ ये है कि अब तक आपने सुना है कि MBBS की स्टडी बहुत ज़्यादा होती है और बंदे को ज़िंदगी इंजॉय करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। पहली बात तो ये है कि ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके माइंड सेटअप पर, बिल्कुल भी इस तरह नहीं है। मेडिकल कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, आप देखेंगे आप कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस को भी अटेंड करते हैं, टूर पर भी जाते हैं, कॉलेज में भी अपने दोस्तों के साथ पार्टियां वगैरह करते हैं, मगर फिर भी वो अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं, अपनी स्टडी मैनेज करते हैं। तो MBBS में सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो स्टडी को मैनेज करना है, सही है। इस तरह नहीं होता। हाँ, FSC और MBBS में फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो ये है कि FSC में आप पॉइंट टू पॉइंट, सेंटेंस बाई सेंटेंस सारी चीज़ों को आप सही से पढ़ते थे और पढ़ने भी चाहिए था। आप डेट्स को याद करते थे, आप वहाँ पर बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट या फिजिस्ट की जो थ्योरीज थी उनके डेट्स और फिर वर्ड बाय वर्ड आप उन सबको याद करते थे और फिर उन्हीं बेस पर एग्जाम्स में सवालात भी आते थे। लेकिन MBBS में इस तरह नहीं होता। MBBS में सिर्फ आपको मेजर कॉन्सेप्ट्स पर तवज्जो देना होती है। मेरा क्या मतलब है, मेरा मतलब यह है कि बुक्स को स्टडी करते वक्त जहाँ पर पैथोलॉजी यानी किसी बीमारी का जिक्र आए तो वो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर एनाटमी यानी
स्टूडेंट्स जो होते हैं वहाँ पर क्लास में पिक्चर्स ले लेते हैं, या फिर जो टीचर आपको कुछ पढ़ाता है स्लाइड्स, फिर उन स्लाइड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता है। हम तो इस तरह करते थे और आप भी करते हैं। लिहाजा अगर आपका कोई इस तरह शेयर करने का कोई बंदोबस्त नहीं है तो फिर आप पिक्चर्स लेकर या फिर नोटबुक में लेकर आप सेव कर सकते हैं। लेकिन असल में जो नोट्स होते हैं वो आप किसी ऑनलाइन टीचर से पढ़ना होगा। ज़रूर आपने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी वगैरह को अपने किसी टीचर से पढ़ना होगा और फिर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उन टीचर्स के हर सब्जेक्ट के फिर नोट्स मिल जाते हैं। तो फिर मैं तो ज़ाती तौर पर इस तरह करता हूँ कि फिर उन नोट्स को प्रिंट करके अगर उनके साथ इजाफी कुछ लिखना होता है तो फिर लिख देता हूँ नोट्स पर, वरना फिर वो नोट्स मेरे लिए काफ़ी होते हैं। कुछ लोग PDF में उसी तरह यूज़ करते हैं, कुछ लोग वही नोट्स को प्रिंट कर वक्त यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग समझने के लिए इस तरह करते हैं कि नहीं, मैं जब किसी टीचर से क्लास लेता हूँ तो फिर उनके अपने नोट्स भी बनाता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं और फर्स्ट ईयर में आप नोट्स आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इतनी स्टडी नहीं होती। लिहाजा आप इनमें से जो ऑप्शन आपको ठीक लगे आप इनमें से एक को अपना लें, सही है। इसके अलावा MBBS में एक चीज़ नोट कर ले, अपने आप को किसी इंसान से कंपेयर नहीं करना है। वहाँ पर आपको कोई कंपिटेटर नहीं होता कि बिल्कुल अपने फला बंदे के साथ कंपैरिजन करनी है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। असल में बात यह है कि फर्स्ट ईयर MBBS का पूरा कोर्स एग्जाम्स के लिए लास्ट 2 मंथ में बिल्कुल अच्छी तरह से कम्प्लीटली हो सकता है, सही है। ये एक हकीकत है और मैं खुद इस तरह कर चुका हूँ। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट स्टार्ट के दिनों से पढ़ता है तो फिर भी अच्छी बात है। देखिए, एक स्टूडेंट लास्ट 2 मंथ्स में पढ़ता है और एक स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल सेशन के स्टार्ट से पढ़ता है, तो वाज़ेह सी बात है इन दोनों में ज़रूर कोई फ़र्क होगा। तो अच्छी बात यह है कि आप सेशन के स्टार्ट से पढ़ना शुरू कर दें किसी न किसी लिहाज से। लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं पढ़ सकते, चीज़ों को नहीं समझ सकते, आपको पता नहीं चलता, या फिर आपको अक्सर मेडिकल कॉलेज में आपको अपना रूम नहीं मिलता, कम रूम में आपने शुरू के दिनों में टाइम गुजारना होता है और स्टडी वहाँ अच्छी तरह से नहीं होती, या फिर आप MD कैट की स्टडी से अभी तक थके हुए हैं और स्टडी करना नहीं चाहते मजीद आप अभी कुछ दिनों के लिए, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि फिर आपका जो वक्त है वो गुजर गया। नहीं, आप आखिरी दिनों में, आखिरी 2 मंथ्स में दिनों में नहीं, आखिरी 2 मंथ्स में आप सही से अपना कोर्स कवर कर सकते हैं, सही है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने किसी को देख लिया कि वो 24 आवर्स का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा वो स्टडी करता है, लाइब्रेरी में बैठता है तो स्टडी करते हैं, क्लास में होते हैं तो स्टडी करते हैं, ब्रेक में स्टडी करते हैं, रूम में स्टडी करते हैं, इस तरह के स्टूडेंट्स हर जगह पाए जाते हैं। लिहाजा ये उनकी अपनी टेंडेंसी होती है उन जैसा उनसे खुद को कंपेयर करके, उन जैसा खुद को बनाकर अपने आप को टेंशन में न डालें, क्योंकि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बहुत ज़्यादा आपने पढ़ना होता है। तो फिर बेहतर बात यह है कि आप अपने रूटीन के मुताबिक या आपको जैसा मुनासिब लगे उसी के मुताबिक अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। इसके अलावा एक नसीहत के तौर पर एक रिलेवेंट बात भी यहाँ पर करता हूँ। मेडिकल फील्ड में आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन वो हर वक्त आपके साथ नहीं होते, हर वक्त आपके फिरका नहीं होते। ये एक बिटर रियलिटी है जो कि आपको तस्लीम करना पड़ेगी, सही है। मेडिकल फील्ड में एक चीज़ है, मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं, शायद अपना कोई टेंशन हो, कोई इशू हो हर बंदे का, किसी के स्टडी का स्ट्रेस, किसी का घर के मसाइल, लेकिन एक चीज़ समझ ले कि मेडिकल में कोई भी बंदा आपका सही दोस्त नहीं होता। बस वहाँ पर आपने वक्त जो है वो गुजारना होता है। अगर आप खुद अच्छा दोस्त बन सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो खुद को कंप्लीटली दूसरों पर डिपेंडेंट ना बनाए कि फला बंदा बस मेरा है और बस उसी के साथ मैंने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। नहीं, MBBS में इस तरह की कोई बात नहीं होती, सही है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने सेल्फ स्टडी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। सेल्फ स्टडी जो है MBBS में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तकरीबन 90% आपने सेल्फ स्टडी पर फोकस करना होगा, खुद से सब कुछ मैनेज करना होगा, अपनी तरफ से लेक्चर्स देखना, फिर इन चीज़ों को समझना, कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। ये APC या मेटल जैसा नहीं है जहाँ पर टीचर जो था सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करता था या टीचर आपको ऑन करता था। MBBS में इस तरह नहीं होता, बिल्कुल वो बस टीचर आता है, क्लास लेता है, वो आपका नाम तक नहीं जानता और फिर चला जाता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा
उनको पता हो तो फिर ये पता चलता है कि ये मेरे कॉलेज का स्टूडेंट है। बाकी उनका आपसे कोई सरोकार नहीं होता, अपने खुद सब कुछ करना होता है। ये चीज़ें हैं जो कि एफईसी से डिफरेंट है। इसकी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि एफईसी की जो मेंटेलिटी है वो आप उधर छोड़कर आप एक नई मेंटेलिटी आपको बनाना होगी, क्योंकि मैं इस सारी क्लासेस से आ चुका हूँ, इसी वजह से सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सही है। इसके अलावा हम बुक्स की बात करते हैं कि एमबीबीएस में फिर कौन कौन सी किताबें होती हैं। पहली बात तो यह है कि एक एटलस एक एटलस बुक है एनाटॉमी की। एटलस बुक एनाटॉमी का मतलब यह है कि इसमें सिर्फ डायग्राम्स होते हैं। सही है, इसमें सिर्फ डायग्राम्स होते हैं, इसकी और कोई इंपॉर्टेंस नहीं। यानी अगर आप एनाटॉमी पढ़ते हैं और आप कोई बोन पढ़ते हैं मिसाल के तौर पर अपर आर्म है, तो इसमें जो पिक्चर्स हैं वो सही तरीके से इसमें बिल्कुल लिखी गई हैं, बनाई गई हैं। लिहाजा ये एटलस एनाटॉमी की जो बुक है ये सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, इसके अलावा इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। सही है। इसके अलावा जो बुक है वो जनरल एनाटॉमी है। ये जनरल एनाटॉमी का बुक सिर्फ आपके फर्स्ट ईयर में इस्तेमाल होता है, और इनसे जो ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं वो पेपर ए में आते हैं, इस पर इंशाल्लाह मैं आगे चलकर बात करूंगा। तो ये जनरल एनाटॉमी की किताब हो गई। सही है। ये स्टूडेंट्स अमूमन अपनी तरफ से पढ़ते हैं, यानी खुद रीड करके 1 टाइम 2 टाइम रीड करके उनको खुद इसकी समझ आ जाती है। मैंने पर्सनली तौर पर इसके लिए किसी किस्म की कोई लेक्चर नहीं देखे हैं। इसके अलावा ये एम्ब्रियोलॉजी की किताब है। एम्ब्रियोलॉजी की 2 किस्म की किताबें होती हैं, एक ये है और एक ये है। खैबर पख्तूनख्वा या केएमयू के जो स्टूडेंट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल कॉलेज के और प्राइवेट या फिर जो पब्लिक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो इस किताब को प्रीफर करते हैं। और एम्ब्रियोलॉजी की जो बुक है लेगमन की, ये स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं और इसी के लिए वो लेक्चर्स देते हैं। सही है, ये तो एम्ब्रियोलॉजी की किताब हो गई। इसके अलावा जो किताब है हिस्टोलॉजी की एक किताब है। ये भी पर्सनली मैंने इसके लिए किसी किस्म के कोई लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ये ज़ाती तौर पर मैंने खुद स्टडी किया है। और अगर आप भी देख ले तो ये आसानी से अपनी तरफ से खुद भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। इसके लिए अगर आपको अच्छे लेक्चर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह इनके लेक्चर्स, तो फिर आप इसी को लेक्चर से कर ले, अच्छी बात है। कोई करता है लेक्चर से, कोई नहीं करता, तो यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर आप ज़रूरत फील करते हैं तो आप लेक्चर से कर ले, अगर आपको ज़रूरत नहीं फील होती लेक्चर से करने की, आपको ऐसे ईजी लगते हैं, तो फिर लेक्चर्स ना देखिए इसके साथ। इसके अलावा ये एक किताब है, ये भी एटलस है हिस्टोलॉजी का। ये भी ज़रूरी नहीं होती ये बुक किसी के पास भी, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास आपको ये किताब मिलेगी। इसमें हिस्टोलॉजी के अंदर जो डायग्राम्स होते हैं, इस किताब में सिर्फ उन डायग्राम्स को सही तरीके से बनाया गया है, उनके साथ जो डिटेल्स हैं वो अच्छी तरीके से लिखी गई हैं। इसकी सिर्फ इतनी ही इम्पोर्टेंस है। लिहाजा जो असल बुक है वो जो हिस्टोलॉजी की ये बुक है, ये सिर्फ डायग्राम्स के लिए है, ये भी ज़्यादा स्टूडेंट्स यूज़ नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा एनाटॉमी, ये स्नेल एनाटॉमी है। मेडिकल स्टूडेंट्स यूजुअली ये यूज़ करते हैं इस बुक को। और केएमयू जो खैबर पख्तूनख्वा के मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जो पेपर आता है उनके एमसीक्यूज़ तकरीबन इसी बुक से होते हैं। एनाटॉमी मुख्तलिफ लोगों ने लिखी है, एनाटॉमी की एक और 2 किताबें भी मिलती हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स इसी किताब को फॉलो करते हैं। सही है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के लिए भी 2 किताबें होती हैं। ये है जो कि साथिया ने लिखी है। ये किताब खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स ये यूज़ करते हैं और इसी के लिए लेक्चर्स भी देखते हैं। एनाटॉमी के लिए भी लेक्चर्स देते हैं, इस किताब के लिए भी लेक्चर्स देखते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ये भी यूज़ करते हैं लिपनकॉट, लेकिन ज़्यादातर ये यूज़ नहीं करते। जो यूजुअल स्टूडेंट्स सीनियर जो सजेस्ट करते हैं, जहाँ से एमसीक्यूज आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं मेन एग्ज़ाम में, प्रूफ में, वो ये किताब होती है। सही है। इसके अलावा फिजियोलॉजी की किताब है। फिजियोलॉजी की किताब जो है वो ये है, मेडिकल फिजियोलॉजी गाइडन। तकरीबन सारे स्टूडेंट्स इसी बुक को यूज़ करते हैं और इसी से इम्तिहान में एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, तो ये तो किताबों की बात हो गई। अब हम पेपर की तरफ आते हैं। इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर एफएससी में इस तरह होता था कि आपके मिसाल के तौर पर अपनी अपनी बुक्स थी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स।
फिर पूरी बायोलॉजी की किताब में एक पेपर था, फिर फिजिक्स में अपना एक पेपर था, फिर केमिस्ट्री में अपना एक पेपर था। अब एमबीबीएस में इस तरह नहीं होता कि मिसाल के तौर पर ये एक किताब है और फिर इससे एक पेपर हो, और फिर ये गाइटन की बुक है इससे एक पेपर हो, और इस तरह बायोकेम की एक किताब है इससे एक पेपर हो। इस तरह नहीं होता एमबीबीएस में, सही है। तो एमबीबीएस में क्या होता है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मॉड्यूलर सिस्टम का मतलब क्या है और पेपर किस तरह आता है। इसी को फिर मॉड्यूलर सिस्टम कहते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर आपकी बायोलॉजी की किताब में एफएससी में लेट्स सपोज 20 चैप्टर थे, और आपकी केमिस्ट्री में 25 चैप्टर थे, और आपकी फिजिक्स में 30 चैप्टर थे मिसाल के तौर पर। तो अब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा है और ये पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर में नहीं हो सकता है। तो क्या कहते हैं कि वो एक पेपर उठा लेते हैं, पेपर की मिसाल के तौर पर 100 MCQs होते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि जो फर्स्ट ईयर है आपका, उसमें बायोलॉजी से पहले 10 चैप्टर्स अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है, मिसाल के तौर पर एक किताब है। और फिर कहते हैं कि जो केमिस्ट्री है उसके पहले 15 चैप्टर और फिजिक्स के पहले 20 चैप्टर ये अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ना होते हैं। बाकी चैप्टर जो रहते हैं वो फिर सेकेंड ईयर में अपने पढ़ना होंगे। तो फिर ये जो 10 चैप्टर, 15 चैप्टर और 20 चैप्टर जो है, फिर इन्हीं से MCQs बनाते हैं, एक पेपर बनाते हैं। इन सारे से MCQs इकट्ठा करके इन 3 बुक से एक पेपर बनाते हैं, और फिर हम इसे कहते हैं कि ये आपका पेपर हो गया, ये आपका मॉड्यूलर सिस्टम है, ये आपका ब्लॉक है, ये आपका पेपर ए है। बिल्कुल इस तरह एमबीबीएस में भी होता है। एमबीबीएस में इस तरह होता है कि मिसाल के तौर पर आपका पेपर ए है, 3 पेपर्स होते हैं आपके, पेपर ए, पेपर बी, पेपर सी। फर्स्ट ईयर में ये 3 पेपर होते हैं। तो इस तरह करते हैं कि एक एक पेपर के 120 MCQs होते हैं। तो 120 MCQs हैं, तो आपको एक सिलेबस दिया जाता है। आप किसी के पास सिलेबस होगा, किसी को अभी मिल जाएगा, इस तरह अवेलेबल होता है जहाँ पर मुकम्मल डिटेल्स होते हैं। तो फिर इस तरह के उस सिलेबस में मेंशन है कि पेपर ए में इतने चैप्टर्स बायोकेमिस्ट्री से है, इतने चैप्टर इस जनरल एनाटॉमी से है, और इतने चैप्टर्स और उनके नाम भी मेंशन होते हैं वो फिजियोलॉजी से है, इस तरह एम्ब्रियोलॉजी से है। सारे जो बुक्स अभी मैंने आपको बताई, इन बुक्स से के चैप्टर्स को मेंशन करके बताया जाता है कि इन इन चैप्टरों से आपका पेपर होगा पेपर ए, सही है। जिस तरह की मैंने आपको बायोलॉजी की किताब दे दी, और फिर इन के साथ MCQs भी मेंशन होते हैं। मिसाल के तौर पर गाइटन से अपने MCQs होते हैं, जो बायोकेमिस्ट्री है उनसे MCQs की अपनी तादाद होती है, इससे अपनी तादाद होती है, इससे हर सब कुछ पहले से मेंशन है, आपको सिलेबस में सब कुछ ये मिल जाएगा। तो फिर इन चीज़ों से MCQs को बनाकर आपका पेपर बना दिया जाता है। इसी को हम मॉड्यूलर सिस्टम कहते हैं। इसी चीज़ को मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए, अगर आप सिलेबस देख ले तो फिर आपके पेपर ए की मैं बात करता हूँ। पेपर ए का जितना भी कंटेंट है उनके अपने अपने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को मेंशन किया गया है हर किताब से, और फिर इन सारी किताबों के जो अभी मैंने बताया उनसे चैप्टर्स को मेंशन करके उनको बताया गया है कि आपका ये पेपर ए का सिलेबस हो गया। अब मज़ीद क्या होता है कि फिर उन चैप्टर्स को फिर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पेपर ए की मैं बात करता हूँ, एक को कहते हैं कि फाउंडेशन मॉड्यूल, और दूसरे को फिर कहते हैं कि ब्लड मॉड्यूल। फाउंडेशन मॉड्यूल में फिर अपने चैप्टर्स आते हैं, और ब्लड मॉड्यूल में फिर अपने चैप्टर्स आते हैं। मेन एग्जाम जब आपका होता है, जो मेन एनुअल एग्जाम आपका होता है, वहाँ पर तो फिर ये मेंशन नहीं होता कि ये ब्लड मॉड्यूल है या ये फाउंडेशन मॉड्यूल है। हाँ, MCQs है, मिसाल के तौर पर फाउंडेशन मॉड्यूल से 70 MCQs आते हैं और ब्लड मॉड्यूल से 50 MCQs आते हैं। लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बास कॉलेजेस में जब आपका फाउंडेशन मॉड्यूल का पहले फाउंडेशन मॉड्यूल से स्टार्ट लेते हैं, मिसाल के ऊपर जब आपकी अभी क्लासेस शुरू होती है, जी की शुरू हो गई है, वो जो कुछ पढ़ते हैं ये फाउंडेशन मॉड्यूल है। फिर जो चैप्टर्स होते हैं फाउंडेशन मॉड्यूल में वो जब खत्म हो जाते हैं तो फिर आपसे एक छोटा सा एग्जाम लिया जाता है कॉलेज के अंदर। अपने कॉलेज वाले इंटरनल एग्जाम एक लेते हैं मॉड्यूल में, बस कॉलेजेस में होता है, बस में नहीं होता। इसके अलावा तो फिर आपका ब्लड मॉड्यूल होता है। तो फिर जब ब्लड मॉड्यूल आपका हो जाता है फिर उसमें से वो आपका एग्जाम लेते हैं। फिर आपका ब्लड मॉड्यूल और फाउंडेशन मॉड्यूल इन दोनों का कोर्स कंबाइन करके आपका पेपर बनता है, जिसे कॉलेज के अंदर का पेपर ब्लॉक ए कहते हैं। जब अपना पेपर हो ये तो फिर इसे ब्लॉक ए कहते हैं, जब ये एक्सटर्नल हो तो फिर हम उसे पेपर ए कहते हैं, सही है।
फिर इसमें वो अपना आपका पेपर कंडक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह पेपर बी में भी होता है। पेपर बी में सिर्फ पेपर ए में 2 मॉड्यूल्स हो गए हैं, फाउंडेशन मॉड्यूल, ब्लड मॉड्यूल। अपना कोर्स कंटेंट होता है, अपने नंबर ऑफ एमसीक्यूज होते हैं, इस तरह की बात मैंने आपको बताई। पेपर बी उसमें सिर्फ एक मॉड्यूल है, मस्कुलोस्केलेटल मॉड्यूल जिसको हम कहते हैं, सही है। और पेपर सी में फिर 2 मॉड्यूल, पेपर सी पी होती है, फिर उसके जो है अपने 2 मॉड्यूल्स होते हैं। एक होते हैं रिस्पिरेटरी मॉड्यूल, एक होते हैं सर्कुलेटरी मॉड्यूल। रिस्पिरेटरी मॉड्यूल को के चैप्टर्स को कवर करके फिर अपने एक इंटरनल एग्जाम होता है, और फिर सर्कुलेटरी मॉड्यूल को करके फिर अपने इंटरनल एग्जाम, और फिर अपने इंटरनल एक और एग्जाम होते हैं, दोनों को कंबाइन करके, जिसे हम ब्लॉक सी कहते हैं, सही है। अब हम बात करते हैं कि ये जो इंटरनल एग्जाम्स है कि इनकी कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है। देखिए पेपर ए जो है, पेपर ए जो बाहर के म्यू से आता है, इसके 120 एमसीक्यूज होते हैं। इसमें 120 मिनट्स में अपने हल करना होते हैं, और 120 नंबर होते हैं, सही है। ये तो इसका पेपर हो गया। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि आप इंटरनल भी, जब आपका पेपर ए का कोर्स हो जाता है, फिर आपका इंटरनल भी एक एग्जाम लिया जाता है, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से क्यों सब कुछ होता है। और फिर इसकी अहमियत क्या है, देखिए इसके अपने इंटरनल तौर पर इसके 14 मार्क्स हैं, यानी 120 पेपर का जो आपका जब फाइनल एग्जाम होता है, मिसाल के तौर पर आपने इंटरनल ब्लॉक का एग्जाम दे दिया, और फिर जब फाइनली आपका केएमयू से पेपर आता है, फिर 120 मार्क्स का आप वो पेपर देते हैं। जो आपने इंटरनल पेपर दिया था, आप में चाहे वहाँ पर आपके कितने भी मार्क्स थे, जो कुछ भी था, उस कॉलेज की तरफ से आपके 14 नंबर जो है उसके साथ है। यानी अगर आपने वो पेपर अटेंड किया है, सिर्फ वहाँ पर हाजिरी लगाई है, चाहे आपकी जितनी भी मार्क्स है, तो फिर 14 नंबर में से आपके कॉलेज वाले ने जितनी भी मार्क्स दे दी है, बस उनकी मर्जी होती है। किसी को 7 देते हैं, किसी को 10, किसी को 11, किसी को 12, किसी को 4, वो डिपेंड करते हैं अटेंडेंस वगैरह पर। लेकिन इतना भी अटेंड नहीं, वो कॉलेज वालों की मर्जी होती है। उन्होंने आपको इन 14 में से जितनी भी मार्क्स दे दिए, ये उनकी अपनी मर्जी है, सही है। लेकिन तब देते हैं अगर आपने इंटरनल एग्जाम में जो ब्लॉक ए का पेपर था, जिसमें बता कि हम ब्लॉक ए कहते हैं, लेकिन जब यही पेपर बाहर से आता है एनुअल एग्जाम में, फिर हम उसे पेपर ए कहते हैं। तो फिर इंटरनल ब्लॉक ए में अगर आपने अटेंडेंस लगाई है, फिर 14 में से वो जितने भी वो चाहते हैं आपको मार्क्स देते हैं। तो फिर 120 मार्क्स तो बाहर के हो गए, 14 मार्क्स आपके इस पेपर के साथ रिलेटेड इंटरनल हो गए हैं, सही है। ये तो हो गया। इसके अलावा पेपर ए की अपनी ऑस्पी भी होती है, जिसे आप लोग वाइवा कहते थे पहले, लेकिन अब इसे हम ऑस्पी कहते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ऑस्पी। ऑस्पी का बाहर से जो लोग आते हैं आपके एनुअल एग्जाम में, वो 90 मार्क्स का 18 स्टेशन पर फिर हम बात करते हैं, उसके 90 मार्क्स होते हैं। लेकिन इंटरनल भी जब आपका ब्लॉक होता है, तो फिर उस ब्लॉक के दूसरे दिन फिर आपके इंटरनल भी ऑस्पी, जिसे आप वाइवा भी कह सकते हैं, वो होती है। और फिर उसके भी अपने इंटरनल एग्जाम्स के टोटल मार्क्स तो 90 होते हैं, लेकिन जब वो आपके फाइनल एग्जाम में काउंट करते हैं तो इसके 10 मार्क्स होते हैं। यानी अपने मार्क्स तो 90 है इंटरनल भी, लेकिन फाइनल जब वो आपका रिजल्ट के म्यू को भिजवाएगा, तो वो आपको 90 वाला नहीं भिजवाएगा, वो 10 में से आपको कुछ नंबर देकर आपकी जो एसपी के नंबर है वो के म्यू भेजेंगे। तो फिर 90 तो हो गए आपके एसपी के, और फिर जो 10 नंबर है वो हो गए आपके इंटरनल एसपी के। 90 तो बाहर के हैं, 10 आपके इंटरनल एसपी के हैं। यानी ये कुल मिलाकर आपके सिर्फ एक ही पेपर के 234 नंबर बनते हैं। इस तरह बिल्कुल बी में भी होता है, इस तरह बिल्कुल सी में भी होता है। लेकिन फर्क सिर्फ ये कि बी में जो इंटरनल पेपर के मार्क्स होते हैं वो 14 के बजाय 13 होते हैं, यानी टोटल फिर 233 बनते हैं। और इस तरह जो पेपर सी है वहां पर भी टोटल मार्क्स 233 बनते हैं। तो फिर 234, 233, 233 कुल मिलाकर ये 700 नंबर बनते हैं, और फिर आपकी फर्स्ट ईयर की टोटल नंबर 700 है। उम्मीद है आप इन सारी चीज़ों को, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को तफसील से समझाने की कोशिश की है ताकि आप सारी चीज़ों को सही से समझ सकें। देखिए स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि फिर ये इंटरनल असेसमेंट आप सिर्फ अटेंडेंस लगाए,
बहुत तकरीबन क्लास में 90-95% स्टूडेंट्स ये जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, जिसे मॉड्यूल कहते हैं या फिर जिसे ब्लॉक कहते हैं, ये अक्सर स्टूडेंट्स फेल करते हैं। एक चीज़ आप यकीनी बनाइए कि आप सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाए। जब आपकी अटेंडेंस होगी फिर पेपर में 14 मार्क्स वो जितने भी चाहे 13-14 में से वो दे देते हैं। इस तरह इंटरनल एसपी में भी आप ज़रूर जाए। सही है, 10 मार्क्स होते हैं, फिर 10 में से वो जितने भी चाहे वो आपको दे सकते हैं। यानी ये जब अगर आप इन इंटरनल एसपीज को, इंटरनल ब्लास्ट को अगर आप सिर्फ अटेंड करते हैं, फेल तो शुरू में हमने सारे फेल किए थे, इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत भी ये होती है कि जब फाइनल आपका एग्जाम हो जाता है, कि व्यू की तरफ से एनुअल एग्जाम हो जाता है, तो फिर ये जो 14 एक पेपर के 13 पेपर बी के और 13 पेपर सी के, ये सिर्फ पेपर के, इस तरह पेपर ए के एसपी के 10, पेपर बी के 10, पेपर सी के 10, इन सारे में से फिर आपके कॉलेज वाले मार्क्स देते हैं। उनकी अपनी ख्वाहिश होती है कि वो जितनी भी दे दे, इसके लिए कोई बेसिक्स नहीं है। ये लोग अटेंडेंस वगैरह की बात करते हैं, आपका कॉलेज में करेक्टर केस वगैरह इन चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आपने पेपर में अटेंडेंस को पेपर को अटेंड किया है, इंटरनल पेपर और इंटरनल एसपी, फिर उनकी मर्जी होती है कि वो जितने देना पसंद करते हैं वो आपको दे देते हैं, बाकी उनकी अपनी मर्जी होती है। तो ये बस ये सारी बातें थी। उम्मीद है आप सारी इन चीज़ों को समझ सीख पाओगे। लेकिन अगर फिर भी आप में से किसी को कोई इशू है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।